नमस्कार। आगाज के नए अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में आप पाएंगे इंसानी रिश्तों की भीनी भीनी महक, वो रिश्ता जो कि अनजान को भी अपने सगों से भी कहीं ज़्यादा खास बना देता है। हम बात करेंगे उस संस्था की जो कहीं भी लावारिस मिलने वाले लोगों के अंतिम संस्कार हरिद्वार में इस तरह करती जैसे अपने सगों का हो, और कई सालों से ये संस्था इस काम में लगी हुई है। और बात होगी हरिद्वार में नजर आए उस बदलाव की जो समाज में बराबरी का दर्जा पाने वाली लड़कियों में आए एक परिवर्तन को दिखाता है, एक ऐसा परिवर्तन जो परंपराओं और वर्जनाओं को तोड़ता है। बात होगी हल्द्वानी में महिलाओं की एक नई पहल की, एक ऐसी पहल जो महिलाओं को 6 महीने की बेरोजगारी से निजात दिलाती है। साथ ही हम देखेंगे पढ़ाई का एक नया अंदाज। आप पाएंगे एक देहरादून के एक स्कूल में बच्चों को न्यूटन और आइंस्टीन के रूप में, और महिलाओं की खास मांग पर इस बार आगाज में आप पाएंगे एक नया कार्यक्रम जायका। इसमें आप कुछ नया और कुछ खास बनाने के गुर सीखेंगे। सर्दियों के उस मौसम में जब जिसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य को बनाने के लिए, सुधारने के लिए एक बेहतरीन मौसम है। हल्द्वानी में महिलाओं की एक कोशिश कामयाबी की नई राह खोल रही है। महिलाओं ने एक नए उद्योग की बुनियाद डाल दी है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। ये है पत्थरों की कलाकृतियां बनाने का काम। आइए आपको ले चलते हैं हल्द्वानी, जहां एक नया काम धीरे धीरे रोजगार का जरिया बन रहा है। गोला नदी के आसपास रहने वाली महिलाएं हर बार 6 माह के खनन के बाद बेरोजगार हो जाती थीं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाने वाली महिलाओं के लिए आधे साल की ये बेरोजगारी बुरे दिनों की दस्तक जैसी होती थी। लेकिन अब ये बेरोजगारी उनकी मजबूरी नहीं बनेगी। खनन का काम खत्म होने के बाद महिलाएं इन पत्थरों से बेहतरीन पेंटिंग, कलाकृतियां और सजावटी सामान बनाने लगी हैं। मुंबई, दिल्ली और यूपी में इस सामान के लिए बाजार तैयार होने लगा है। पहल नामक संस्था ने इस समस्या से निपटने का तरीका ढूंढ निकाला। नाबार्ड की मदद से इस संस्था ने पत्थरों पर ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की है। कुछ ही दिनों में महिलाएं पत्थरों को जोड़कर रंग बिरंगी पेंटिंग बनाने लगी हैं। हमारी संस्था पिछले 20-25 साल से महिलाओं को रोजगार के लिए काम कर रही है, और हम लोग महिलाओं को बहुत छोटे छोटे कारोबारों में मदद करते हैं। और कई तरह के रोज़गार ऐसे हैं जो महिलाएं अपने आसपास, अपने घर के आसपास ही बैठ करके या किसी और छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकती हैं। उसमें कशीदाकारी है, खिलौने बनाने का काम है, टेडी बियर बनाने का काम है, ऊन का काम है, बच्चों के कपड़े बनाने का काम है। ऐसे 20 काम है जिसमें हमारी संस्था उनको मदद कर रही है। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो गोला एक रोज़गार का साधन है, लेकिन ये 4 महीने जब गोला बंद होती है तो इससे जुड़े जो बहुत से परिवार हैं उनके सामने ज़िंदगी, आजीविका की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और हमने इसके लिए ये सोचा कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे एक तरफ तो पर्यावरण का नुकसान ना हो और इसी संसाधन से हम उनको रोजगार, महिलाओं को रोज़गार दे सकें। इस बारे में हम लोगों ने स्थानीय स्तर पर काम करने के बाद नाबार्ड से बातचीत करी, और नाबार्ड को हमने कहा कि हम यहाँ की महिलाओं को इस गोला के वो पत्थर जो कि आमतौर पे सिर्फ निर्माण उसमें पूरा क्या इस्तेमाल होता है, इसके हम गिफ्ट आइटम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल जाए। ये इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद जब नाबार्ड की सहमति हमको मिल गई तो हमने पहले 50 महिलाओं को इस गोला के पत्थरों से गिफ्ट आइटम बनाने की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। धीरे धीरे करके हमने इसमें और नवीन प्रयोग किए, कई तरह के हमने इसमें नई चेन कॉन्सेप्ट लेकर आए, और ये हमने पाया कि ये इस गोला के पत्थरों से बहुत अच्छे आकर्षक गिफ्ट आइटम बन सकते हैं। इस काम के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उनके छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं। कुछ दिनों बाद महिलाएं पत्थरों को सुंदर कलाकृतियों में बदलने लगती हैं। ये बेजान पत्थर और रंग महिलाओं की जिंदगी बदलने लगे हैं। आय का नया जरिया मिलने से महिलाओं का मनोबल भी काफी बढ़ गया है। पहले तो घर ही में रहते थे, पता चला कि यहाँ ये काम शुरू हो रहा है, तब यहाँ काम करने आए। यहाँ स्टैचू बनाते हैं, कछुए बनाते हैं, पेंगुइन बनाते हैं और पेंटिंग बनाते हैं। इस रोज़गार में हमें पता चला कि यहाँ पत्थरों का वो खुला है, तो हमने सोचा कि थोड़ा हम अपने घर से फुर्सत निकाल के यहाँ थोड़ा लग जाए, इसलिए हम आए थे यहाँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने आप से अपने पैरों पर खड़े होकर जॉब करूँ, अपने
खर्चा पानी निकाल। पत्थरों की ये पेंटिंग काफी खूबसूरत लगती है। बाजार में लोग इन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। कई राज्यों में इनकी प्रदर्शनी लग चुकी है। कीमत कम होने की वजह से इनके खरीदारों की तादाद बढ़ रही है। दूसरे राज्यों से इनकी काफी मांग आने लगी है। अब उत्तराखंड में हर साल आने वाले सैलानियों के लिए कुछ खास तरह की सजावटी चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है। लोग देखते हैं, एक बार में लोग अपने ऑर्डर दे देते हैं। जैसे कि नैनीताल में अभी हमने ट्रायल किया, वहाँ पर कम से कम खड़े हम लोगों ने इनको विजिट कराने के लिए अपने जितने भी स्टूडेंट थे इन लोगों को विजिट कराई, उनके साथ ही हमने प्रोडक्ट वहाँ लोगों ने लिया, उनसे सराहना किया और हम लोग एज ए स्पॉट पे भी कभी पीस भेज दिए। ये पहल महिलाओं का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मददगार साबित हो रही है। बेजान पत्थरों से खुशियां तराशने की ये कोशिश राज्य के दूसरे हिस्सों की महिलाओं के लिए भी एक सबक हो सकती है। आगाज के लिए हल्द्वानी से संजय नागपाल। आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्कूल में जहां मशहूर वैज्ञानिक न्यूटन और आइंस्टीन छात्र के रूप में मौजूद हैं। चौंकिएगा मत, जिन महान वैज्ञानिकों पर दुनिया को गर्व है, इस स्कूल में छात्रों को उनके नाम से पुकारा जाता है। ग्लोबल विलेज की धारणा को अपनाने वाला ये स्कूल है देहरादून के रायपुर का केंद्रीय विद्यालय। इस स्कूल में कुछ घंटों के लिए छात्रों को वैज्ञानिकों और विभिन्न देशों के नाम दे दिए जाते हैं। आइए देखते हैं इस अलग तरह की कवायद का असल मकसद क्या है। ये है देहरादून के रायपुर क्षेत्र का केंद्रीय विद्यालय। इस विद्यालय में एक नए प्रयोग की शुरुआत की गई है। बच्चों को पढ़ाने के परंपरागत तरीके से एकदम अलग। बच्चों को महान हस्तियों और दुनिया के विभिन्न देशों के बारे में जानकारी देने के लिए ये खास तरीका अपनाया गया है। शिक्षकों ने बच्चों को अलग अलग देशों और वैज्ञानिकों के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है। जितनी देर बच्चे स्कूल में रहते हैं उन्हें किसी खास नाम से पुकारा जाता है। यदि किसी बच्चे को किसी देश का नाम दिया गया है, पुकारने पर बच्चा उस देश की राजधानी का नाम बोलता है। फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह बच्चों की हाजिरी लगाई जाती है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका जवाब यहीं के शिक्षक से सुनिए। मेरा उद्देश्य है कि बच्चे आसानी से खेल खेल में जो मुश्किल उनको लगता है, जो रटने में उनको कम से कम एक हफ्ते लगते हैं या 10-12 दिन लगते हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो उनका आसानी से उसको सीख लें वो। क्योंकि हमारे इधर अटेंडेंस 2 बार होती है दिन में। यदि कोई बच्चा दिन में 2 बार बोलेगा अटेंडेंस, यदि मान लो मैंने किसी को श्रीलंका नाम दिया हुआ है तो 2 बार दिन के 2 बार वो कोलंबो बोलेगा तो हफ्ते में 14 दिन हो जाते हैं। तो 14 बार बोलेगा तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी आगे जाके बोलेगा। इसके अलावा सर मैंने अभी जो आविष्कारक हैं और जो आविष्कार की भी वस्तुएं उनके नाम से और जो बुक्स के नाम हैं, अगली बार मेरा जो काम रहेगा बुक्स का रहेगा कि बुक्स के नाम मैं दे दूंगा, ये उसके लेखकों के नाम बताएंगे और जो इनके लेबल का रहेगा। अपनी पहचान खोए बिना बड़े बड़े नामों से जुड़ने का ये खेल जैसा अंदाज बच्चों को खूब भा रहा है। इस तरह खेलने के अंदाज में काफी कुछ नया सीखने का मौका पाकर बच्चे खुश हैं। मेरा नाम शुभम चौहान है और मेरे कंट्री का नाम डेनमार्क है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। मेरी क्लास का नाम ईरान है और उसकी राजधानी तेहरान है और मेरा साइंटिफिक नेम रेडियो है और उसकी कैपिटल जी मार्क बुनी है। इससे हमें बहुत जल्दी सीखने के लिए मिल रहा है और हम अपनी जी के जो भूल रहे हैं वो हमें याद करने के लिए मिल रहा है। मेरा नाम अफगानिस्तान रखा गया है, उसकी कैपिटल है काबुल। साइंटिफिक नेम मेरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। उसका इन्वेंशन क्या है, थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इससे हमें मतलब की पूरी राजधानी पता चली है। शिक्षक इस तरीके को काफी कामयाब मान रहे हैं। इस प्रयोग की शुरुआती सफलता को देखकर कुछ और जरूरी चीजें भी इसमें शामिल करने की तैयारी चल रही है। आगाज के लिए देहरादून से सुभाष गुप्ता। समाज में काफ़ी कुछ ऐसा है जिस पर हम नाच कर सकते हैं, जो समाज को रिश्ते में जोड़ता है। सबसे बड़ा रिश्ता जो कि कहलाता है इंसानी रिश्ता। आप यकीन करेंगे कोई संस्था ऐसी भी है जो लावारिस मरने वालों का अंतिम संस्कार करती है, और वो भी बिल्कुल इस तरह जैसे अपने सगे का संस्कार किया जाता हो। जी हाँ, एक संस्था ऐसी है। दिल्ली की एक संस्था लावारिस मरने वालों का अंतिम संस्कार करती है, हरिद्वार में पतित पावनी के तट पर लाकर। और ये काम भी 8 साल से ये संस्था कर रही है और अब तक हजारों लोगों का अंतिम संस्कार इस संस्था के पदाधिकारी कर चुके हैं। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं इस संस्था से और इसके इस अनोखे कामकाज से। हिंदू धर्म में मान्यता है कि अस्थि विसर्जन के बाद ही इंसान की आत्मा को मुक्ति मिलती है।
देश में हर साल सैकड़ों लोग लावारिस मर जाते हैं। इनमें कई ऐसे भी होते हैं जिनका भरा पूरा परिवार होता है, लेकिन किसी ऐसी जगह उनकी मौत हो जाती है कि परिवार को पता ही नहीं लग पाता। लेकिन एक संस्था ऐसी भी है जो ऐसे हर व्यक्ति से अपना रिश्ता मानती है। ये है इंसानियत का रिश्ता। दिल्ली की देव उत्थान सेवा समिति 8 साल से लावारिस मरने वालों की अस्थियां एकत्र करके हरिद्वार ला रही है। विधि पूर्वक पूजा के बाद हरिद्वार के सती घाट पर इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। इस संस्था के लोग देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसे लोगों की अस्थियां एकत्र करते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता। हाल ही में इस संस्था के कर्ता धर्ता करीब 11,000 लावारिस लोगों की अस्थियों को लेकर हरिद्वार पहुंचे। बैंड बाजे के साथ इन अस्थियों को सती घाट पर लाया गया। वहां पहले तो पूरे धार्मिक विधि विधान से पूजा की गई। इसके बाद सामूहिक रूप से इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। पिछले 8 साल में यह संस्था करीब 90,000 लावारिस लोगों की अस्थियों को इसी तरह गंगा में प्रवाहित कर चुकी है। ये जो है 8वां वर्ष है हमारा, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो 89,000 प्लस हम विसर्जन कर चुके हैं। पहले कुछ लोगों ने ये शुरुआत की थी, लेकिन अब काफी युवा इस काम में हाथ बटाने लगे हैं। नई पीढ़ी का रुझान भी इस तरफ बढ़ा है। अब युवक इस अभियान से जुड़कर खुशी महसूस करते हैं। अनजान लोगों को आपस में जोड़ने वाला इंसानियत का जज्बा इस संस्था की ताकत है। यही वो जज्बा है जो देखे जाने बिना ही किसी को भी अपना बना देता है। इस समिति के लोग कई देशों से लावारिस मरने वालों की अस्थियां लाकर उन्हें गंगा में प्रवाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कुछ अस्थियां ऐसी पड़ी हुई हैं हिंदुओं की, जो कि वो चाहते हैं। कराची में उन्होंने हमारे से संपर्क भी किया। पिछले 2 साल से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी अस्थियों की परमिशन मिल जाए, पर दुर्भाग्य से कभी तो बम फट जाता है, कभी कुछ और हो जाता है। पाकिस्तान सरकार जो है किसी ना किसी बहाने उस मामले को टालम टोल कर रही है। हालांकि भारत सरकार का विदेश मंत्रालय प्रयत्न कर रहा है। अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य ये ज़रूर है कि हम विदेशों में भी जो हैं भारतीय, उनकी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन विधिवत ढंग से गंगा जी के यहाँ करें। ऐसा हमारा उद्देश्य है। माँ गंगे की अगर कृपा रही तो शायद ये एक दिन ये भी उद्देश्य पूरा हो जाए। इस संस्था का ये काम उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो जरा से फायदे के लिए सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं। आगाज के लिए हरिद्वार से विकास चौहान। और अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। Graphic Era University, Dehradun, bringing up a generation of smarter and sharper professionals by imparting world-class education in technology and management. Offers more than 35 graduate and postgraduate courses, maximum placement options in numerous reputed organizations. Graphic Era University, transforming dreams into reality. देहरादून में उच्च स्तरीय कोचिंग, कम फीस, बेहतरीन कोचिंग, उच्च शिक्षित और अनुभवी फैकल्टी, सिंगल क्लासेस, सहारनपुर रोड, निरंजनपुर, ITI के सामने। कोर्स के साथ ही AIEEE, IIT और PMT की तैयारी। हंसते हंसते जिंदगी की दौड़ में निकले सबसे आगे। AIEEE, IIT और PMT तीनों की तैयारी उसको करा देते हैं और बच्चे को पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पर किस वक्त हम IIT लेवल पर पहुँच रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से बिल्डिंग मटेरियल में विश्वास का दूसरा नाम क्वालिटी हार्डवेयर। क्वालिटी हार्डवेयर आपको देते हैं बेहतर क्वालिटी, लेटेस्ट वैरायटी और वाजिब दाम। मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब, एक्रोप्लस, जी प्लाई, जी डोर, ड्यूरोप्लाई, प्लाईवुड, सनमाइका, पेंट्स, हार्डवेयर, लाइट्स व गद्दों के लिए एकमात्र विश्वसनीय स्थान क्वालिटी हार्डवेयर एजेंसी, देहरादून। क्वालिटी हार्डवेयर एजेंसी, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का। देहरादून में उच्च स्तरीय कोचिंग, कम फीस, बेहतरीन कोचिंग,
उच्च शिक्षित और अनुभवी फैकल्टी, सिंगल क्लासेस, सहारनपुर रोड, निरंजनपुर, ITI के सामने। कोर्स के साथ ही AIEEE, IIT और PMT की तैयारी। हंसते हंसते जिंदगी की दौड़ में निकलें सबसे आगे। AIEEE, IIT और PMT तीनों की तैयारी उसको करा देते हैं और बच्चे को पता ही नहीं लगता कि हम कहाँ पर किस वक्त हम IIT लेवल पर पहुँच रहे हैं। ब्रेक के बाद आगाज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हरिद्वार में लड़कियों ने गुरु के सम्मान की एक नई इबारत लिख दी है। छात्राओं ने अपनी गुरु के प्रति आस्था और सम्मान के चलते सदियों पुरानी परंपरा तोड़ दी है। कन्या गुरुकुल की लड़कियों ने अपनी आचार्य दमयंती कपूर की अर्थी को कंधा देकर लोगों को चौंका दिया। नारी शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाली आचार्य दमयंती कपूर को अंतिम विदाई देने के लिए जुटी छात्राओं ने पुरानी वर्जनाओं और परंपराओं को तोड़कर उनके शव को कंधा दिया है। आइए आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां ये बदलावों की इबारत लिखी गई है। कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की संचालिका डॉक्टर दमयंती कपूर का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देहरादून में निधन होने के बाद उनका पार्थिव शरीर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार लाया गया। आचार्य दमयंती को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में गुरुकुल के अध्यापक, छात्र और आर्य समाज के लोग विश्वविद्यालय पहुंचे। आचार्य की अंतिम यात्रा में शामिल होने आई छात्राओं ने पुरानी मान्यताओं को दरकिनार करके माता दमयंती कपूर की अर्थी को कंधा दिया है। लड़कियों के कंधों पर अर्थी देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये एक बड़े बदलाव से रूबरू होने जैसा था। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में पहली बार लड़कियों को अर्थी को कंधा देते हुए देखा। ये अर्थी भी किसी सामान्य व्यक्ति की नहीं थी। महात्मा गांधी की गोद में खेली माता दमयंती ने खुद जीवन भर शिक्षा और बदलाव की अलख जगाई है। उनका मानना था कि नारी को इस पुरुष प्रधान समाज में आगे बढ़ना है तो कुछ अलग करना होगा। वे छात्राओं को अपनी मानस पुत्री मानती थी। ये उसी शिक्षा और स्नेह से उपजी आस्था का एक रूप है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए, समस्त गुरुकुल परिवार के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। जिस महापुरुष ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने आचार्य रामदेव जी के साथ मिलकर के राष्ट्र की धारा को परिवर्तित करने के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी, उसी की एक लाडली, उन्हीं की बेटी माता दमयंती कपूर 97 साल की आयु पूरी करके आज हमसे प्रस्थान ले गई हैं। और वो महात्मा गांधी की गोद में खेली, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ रहीं और समस्त देश के महान नेताओं के साथ उनका संपर्क रहा। माताजी गुरुकुल का एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब थी, गुरुकुल की नींव थी और आज तक भी वो बड़ी सजग रही। 97 साल की आयु तक भी, आखिरी दिन तक भी वो गुरुकुल के लिए दिशा निर्देश देती रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के करीबी आचार्य रामदेव की पुत्री दमयंती कपूर कन्या गुरुकुल में प्रारंभिक शिक्षा लेने आई थी, लेकिन वे गुरुकुल में आकर ऐसे रची बसी कि मौत ही उन्हें इससे अलग कर पाई। गुरुकुल से जुड़े लोगों के लिए ये मानना आसान नहीं है कि वे अब नहीं रही। देखिए, सबसे बड़ी उनकी जिजीविसा जीने की थी और वो जिजीविसा उन्होंने कार्य करते हुए जी। उन्होंने 97 वर्ष की उम्र पाई और अब उनका देहांत हुआ। उनकी इच्छा थी कि नारी जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आए। वो भी चाहती थी कि जैसे स्वामी दयानंद ने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की, इसी तरह से वो भी परिवर्तन लाएं। और शिक्षा का जो एक काम है कि बच्चों को शिक्षित करना, इसके अलावा बच्चों के अंदर क्रांति लाना, बच्चों के अंदर विचारों का परिवर्तन लाना, समाज में परिवर्तन लाना, समाज की जो दुर्प्रवृत्तियाँ हैं उनको दूर करना, इसके लिए माताजी भी कार्य करती थी। उसी की एक पहल इसको हम मानेंगे, जिसमें उन्होंने चाहा था कि उनकी छात्राएं उनको कंधा दें, उनकी छात्राएं उनको शमशान तक ले जाएं, और वो हुआ। हमारी छात्राओं ने, जिनको वो अपनी मानस पुत्रियां कहती थी, उन्होंने कंधा दिया और आपने सबने देखा कि वो समाज ने देखा और वो मानस पुत्रियां उनको शमशान तक ले गईं। छात्राओं की भी इच्छा थी कि हम ये काम करें, क्योंकि आज भारत का जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है। छात्राओं के अंदर जब वो गुरुकुल आती हैं पढ़ने के लिए तो उनको एक नई चीज़ मिलती है। गुरुकुल गुरु शिष्य परंपरा का द्योतक है। गुरुकुल उस परंपरा को लेके चल रहा है जिस परंपरा को हमारे ऋषि मुनियों ने चलाया। पहले समाज में जहाँ वेद के विद्वान हुए, वहाँ गार्गी जैसे विदुषियाँ भी हुई।
वही एक परंपरा हमारी कन्या गुरुकुल की छात्राएं चाहती थी कि उन परंपराओं को हम भी जिएं, और उसी परंपराओं को जीने के लिए उन्होंने ये काम किया। और उनकी बड़ी वो एक तरफ तो वो दुखी थी, लेकिन एक बात के लिए वो प्रसन्न भी थी कि वो एक नई पहल को पैदा कर पाई। उन्होंने इस नई पहल को इस समाज को दिया। खून के रिश्तों में भी लड़कियां अर्थी को कंधा नहीं देती, लेकिन गुरुकुल की छात्राओं ने आचार्य दमयंती की अर्थी को कंधा देकर ये जाहिर कर दिया है कि मान्यताएं और परंपराएं गुरु के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती। हरिद्वार से आगाज के लिए विकास चौहान। महिला दर्शकों की मांग पर इस बार हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये शुरुआत है नए पकवान, नए व्यंजन बनाने की विधियों पर आधारित, और इसमें भाग लेंगे हर बार व्यंजनों के विशेषज्ञ, देहरादून के जाने माने शेफ और कुछ प्रोफेसर जो बताएंगे कुछ नया, कुछ खास बनाने की तकनीकें। मित्र साहब, इन्हें बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी और क्या प्रक्रिया आप अपनाने वाले हैं? चिकन बनाने के लिए हमें एक पेस्ट बनाना होगा जिसके मुख्य सामान होंगे नारियल, ताज़ा नारियल या सूखा पिसा हुआ नारियल और खसखस और नारियल के इस अनोखे मिश्रण से इस चिकन की ग्रेवी बनाई जाती है। इसके अलावा इसमें प्याज, लहसुन, नमक, मिर्च, हरी मिर्च और धनिया पीस के पेस्ट बनाते हैं और इसको चिकन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का क्या उपयोग करेंगे, किस तरह बनाएंगे? पहले हम प्याज को भून के फिर उसमें चिकन डालेंगे और चिकन जब चारों तरफ से हल्का हल्का भूरे रंग का हो जाएगा तब इसमें ये पेस्ट डालेंगे और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ढक्कन लगा के चिकन को पकाएंगे और बहुत ही लजीज चिकन तैयार होगा जिसमें कि बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी इसके चारों तरफ होगी। शाही रोटी की खूबी क्या है और इसके लिए कैसे तैयारी की जाए? शाही रोटी कायदे से तो मैदा से बनती है, लेकिन कुछ लोग इसको आटे से भी बनाना पसंद करते हैं। शाही रोटी की खासियत यह है कि इसमें बादाम का एक लेप, बहुत गाढ़ा लेप लगाया जाता है मैदा को मलने के बाद, और फिर इसको वापस समेट के इसकी लोई बनाते हैं और फिर फाइनली इसको हाथ से दबा दबा के थेप के और एक मोटी रोटी बनाते हैं। इसको फिर घी में पराठे की तरह सेका जाता है। ये रोटी ना ही सिर्फ बहुत पौष्टिक है बल्कि ये एक बड़े ही अनोखे स्वाद वाली है। क्या ये तैयारी है सर्दियों में हेल्थ को अच्छा रखने की? जी, सर्दियों में जैसे कि आप सब दर्शक जानते हैं, बादाम और इस प्रकार के सूखे हुए फल बहुत अच्छे होते हैं शरीर में गर्मी पहुंचाने के लिए। तो और इसलिए इसका नाम शाही भी रखा गया है क्योंकि बादाम सब सूखे हुए फलों में से सबसे महंगा और सबसे अच्छा माना जाता है सर्दियों के लिए। ये बात थी मांसाहारी लोगों के लिए। जो शाकाहारी दर्शक हैं हमारे, वो इस शाही रोटी के साथ क्या ले सकते हैं? उन शाकाहारी दर्शकों के लिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं तेज सब्जी करी, जो कि आम तौर पे बनने वाली सब्जी करी से भिन्न है क्योंकि इसमें जो भी सब्जियां हैं वो पहले तली जाती हैं, खूब सारे तेल में तल के उनको भूरा रंग देते हैं और फिर उन सब्जियों से एक तेज मसालेदार, क्योंकि सर्दियों में ये माना गया है, पाया गया है कि मसाले अधिक मात्रा में प्रयोग होते हैं। इसमें कौन कौन सी सब्जी इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? इसमें आमतौर पे 4 सब्जियां जो इस्तेमाल होती हैं, वैसे तो दर्शक जौन सी मर्जी चाहे सब्जी यूज़ कर सकते हैं, बट जो आमतौर पे सब्जियां जो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं आलू, फ्रांस बीन, गोभी और हरी मटर। सब्जियां तलने के बाद किस तरह इसे अंतिम रूप दिया जाए? जी, सबसे पहले हम एक पतीले में थोड़ा सा प्याज ब्राउन करेंगे और फिर उसमें हम ये सब तली हुई सब्जियां डाल के 1 या 2 तेज़ पत्ते डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के और अपने भारतीय पिसे हुए मसाले हल्दी, धनिया, नमक और मिर्च के साथ पकाएंगे थोड़ी देर, और जब मसाला तेल छोड़ दे और जब मसाला पक जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको करी का रूप देंगे। इसे ढक के पकाएंगे जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। इसकी
इस सब्जी की खूबी, जैसे मैं पहले भी कहा था, कि ये सब्जी तेज़ मसालों से बनती है और ये एक बहुत ही अनोखे टेस्ट का एक अरोमा इसका बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो इसमें हमने खाना बनाने का जो हमने कुकिंग मेथड यूज़ किया है उसको वो ब्रेजिंग है, और ब्रेजिंग जो है वो फ्राइंग और स्ट्यूइंग का कॉम्बिनेशन का मेल जोल है, जिसकी वजह से खाने में एक बड़ा अनोखा और अद्भुत स्वाद आ जाता है। आगाज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगाज में हम अपने दर्शकों को फिर दिखाएंगे कुछ और नए लजीज पकवान बनाने की तकनीक। आगाज के लिए देहरादून से सुभाष गुप्ता। आगाज के इस अंक में इतना ही। अब सुभाष गुप्ता को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार शाम ठीक 5:30 बजे।